नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आप देखें। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, जाइलम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है पेंगुइन, बत्तख, मोर और हमिंग बर्ड। तो हम जानते हैं दोस्तों इसका आंसर होगा हमिंग बर्ड। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? रडार तंत्र किस में पाया जाता है? चूहा में नहीं होता है, खरगोश में नहीं होता, बिल्ली में नहीं होता, चमगादड़ में होता है, इसलिए तो वो रात्रि में उड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंटीबॉडीज़ यानी कि प्रतिरक्षी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? पोषक पदार्थों की कमी, संक्रमण, विपत्ति के, या इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, पोषक पदार्थों की कमी की वजह से तो होता नहीं है। एंटीबॉडी अपने शरीर में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, तो यानी कि संक्रमण इसका आंसर होगा। उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या का आकार बढ़ेगा कि संख्या घटेगी, का आकार घटेगा कि संख्या बढ़ेगी। उच्च उन्नतास पर आरबीसी की संख्या मानव शरीर में बढ़ेगी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? मतलब कि कोई भी पदार्थ ऐसा जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, आपके शरीर में जब प्रवेश करेगा तो सबसे पहले आपके शरीर में रिएक्ट कौन करेगा? आरबीसी करेगा, डब्ल्यूबीसी करेगा, जीवद्रव्य करेगा या पट्टिकाणु करेगा? तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी करेगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स, जिसके शरीर का सैनिक भी कहते हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब घट जाता है, बदलता रहता है, उतना ही रहता है, या फिर बढ़ जाता है? तो व्यक्ति के वृद्ध होने पर उसका रक्तदाब घट जाता है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? मतलब कि आपकी आंखों की दूरदृष्टि की जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? दूरदृष्टि दोष में आपको ध्यान रखना दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में आपको पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, जबकि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। ये इसमें उल्टा सिस्टम होता है। और इसमें क्या होता है, आपके दूरदृष्टि दोष में आप जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें इसका आंसर होगा रेटिना के छोटा होने से, नेत्रगोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, इनमें से कोई नहीं, नेत्रगोलक के छोटा होने से। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु पानी में डूबा कर रखा जा सकता है? इसमें अधातु पूछा है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। सल्फर नहीं हो सकता, श्वेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस या फिर आयोडीन। आयोडीन सबसे चमकीली धातु होती है, इसका आंसर होगा श्वेत फॉस्फोरस। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं या सबसे अच्छे कुचालक होते हैं? तो इसका आंसर होगा सबसे अच्छे चालक होते हैं। आभूषण बनाने का जो सोना होता है वो 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट या 23 कैरेट? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 22 कैरेट। 24 कैरेट सोना थोड़ा शुद्ध होता है, जो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना पसंद किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 24% कैरेट सोना 99.9% शुद्ध होता है, और इस तरह के सोने से बने आभूषण आसानी से टूट जाते हैं, मुलायम ज़्यादा होता है इसलिए दोस्तों। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वो कैसे होते हैं? यानी कि मैग्नीशियम को जब आप जलाते हैं तो उससे जो उत्पाद बनता है वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर सभी होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं, निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं या सभी कथन सकते हैं? आयनिक यौगिक के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो दोस्तों उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का, ये दोस्तों जानते हैं धातु के बर्तन में खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो दोस्तों निकल नहीं तैरता है, मैग्नीशियम नहीं तैरता है, पोटेशियम नहीं तैरता है, और कैल्शियम तैर सकता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? ऐसी कौन सी धातु है जिसको अधिक ताप दिया जाए फिर भी वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करे? तो ऐसी धातु एकमात्र दोस्तों